हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अगेन हियर। आई होप कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही मेंटेन रखिएगा, क्योंकि हमारा जो सीईटी का एग्ज़ाम है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं या फिर हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो अपने टाइम पे हो जाएगा। सिर्फ हमें प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। तो उसी की सीरीज़ में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हिंदी व्याकरण को, और हिंदी व्याकरण के इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, हमारा जो सीईटी अभी पॉसिबिलिटी है कि फैब में इसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद एचटेट, अभी तो एचटेट पोस्टपोन हो चुका है लेकिन बहुत जल्द इसकी दोबारा से जो है वो नई डेट हमें देखने को मिलेगी। डीएसएसबी में भी हमारी जो हिंदी है वो एज अ सब्जेक्ट आती है, जिसमें हमारा एक 20 क्वेश्चन का सेट रहता है, तो वो वाली हिंदी भी हम इसमें कवर कर लेंगे। उसके अलावा जो भी हमारा एचएसएससी का स्क्रीनिंग के जो भी पेपर होते हैं उनमें भी जो हमारी हिंदी आती है उसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज को, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। ऑब्वियसली हम सबसे पहले इसके वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें उसके लेटर्स, उसके वर्णों के साथ खेलना आना चाहिए कि कौन से वर्ण को क्या बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर ये बोले कि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम अपनी निमोनिक्स की भी मदद लेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको जो हिंदी के वर्ण हैं उनसे संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहने वाली है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचारों के बारे में, यानी वर्ण के ऊपर विचार करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, हिंदी व्याकरण में फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज वर्ण विचार, यानी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर, व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, इन सभी के साथ हम बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर होने वाले हैं। सो बी रेडी, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसका जो है वो नोट्स भी बना सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, वर्ण विचार। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो, छोटी इकाई से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं और उसमें हम थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज को एक अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, हमारा वर्ण क्या बोलते हैं, हम इसको वर्ण बोलते हैं, यानी एक सिंगल लेटर। उसके बाद है मौखिक आधार पर। देखो, मौखिक यानी ओरल बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, हमारी ध्वनि है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कोई भी छोटा बच्चा होता है वो स्टार्टिंग में ही क्या बोलना स्टार्ट कर देता है, यानी वो मौखिक भाषा का शुरू से ही यूज करता है। वो क्या बोलता है, आ उ, मतलब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वो क्या बोलता है, वो कोई भी प्रकार की ध्वनि निकाल देता है। ठीक है, लेकिन हम उस ध्वनि से उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो अर्थ के आधार पर अगर हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेंगे तो वो क्या है, शब्द है। ठीक है, यानी अगर हम इसको किसी बच्चे से ही रिलेट करें तो आप देखेंगे कि जब बच्चा अच्छे तरीके से माँ बोलना स्टार्ट करता है तो उस माँ का हमें अर्थ पता लगता है कि ये किसको बोल रहा है। ठीक है, लेकिन जो इसकी फर्स्ट स्टेज थी उसमें ये कोई भी ध्वनि निकाल दे रहा था, जैसे आ उ, तो उसमें हम उसको एक कंप्लीटली यानी मीनिंगफुल नहीं था वो वर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है भाषा की पूर्णतः इकाई। देखो, उसने शब्द तो बोला जैसे माँ, लेकिन हम ये तो नहीं समझ पाए ना कि वो मतलब क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड तो है लेकिन एक कंप्लीट सेंस जो किसी सेंटेंस की आती है, यानी कि भाषा की पूर्णतः इकाई कौन सी, हमारी वाक्य। यानी जब बच्चा कुछ अच्छे तरीके से उस माँ शब्द को एक वाक्य में पिरो देगा। ठीक है, यानी कि माँ मुझे खाना चाहिए, तो वो क्या हो गया, एक कंप्लीट वाक्य हो गया, यानी उसका मतलब भाषा कंप्लीट होगी। वो जो भी उसके अंदर भाव थे, भाषा का मतलब क्या होता है कि वो अपने मन के भाव को प्रकट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा की पूर्णतः इकाई की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, वाक्य लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, हमारे 52। देखो, एक बार आप इनको दोबारा से देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण है। और मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछेंगे तो वो ध्वनि है। और अर्थ के आधार पर देखेंगे तो शब्द है। और भाषा की पूर्णतः इकाई देखेंगे तो हमारा वाक्य है। ठीक है, हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, अब हम वर्णों की बात कर लेते हैं, वो हमारे 52 हैं। 52 में से आप देखेंगे ये क्या है, हमारे वर्ण है। वर्ण को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, हमारा स्वर और सेकंड हमारा है व्यंजन। ठीक है, स्वर हमारे 11 हैं और व्यंजन हमारे 33 हैं। ठीक है,
उसके बाद स्वर की अगर हम अलग से डिवाइड करें तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। इनके बारे में हम और भी डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं, जो बोलने में ज्यादा समय लेते हैं, ठीक है। और ह्रस्व मतलब कि छोटा, ह्रस्व का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, यानी कम समय लेते हैं वो स्वर हमारे, जैसे अ, ई, उ, ठीक है, ये क्या है, हमारे ह्रस्व स्वर है। वहीं पर अगर दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो जो ज्यादा समय लेते हैं एज कम्पेयर टू ह्रस्व स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर में कौन से आ जाएंगे हमारे, जैसे आ, ई, जिसमें ज्यादा समय लग रहा है, किसके कंपैरिजन में, ह्रस्व स्वर के, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके बारे में, यानी सबसे पहले हम स्वर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन की क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो अगर हम स्वर की क्लासिफिकेशन पढ़ें तो ये हमारा रचना के आधार पर, यानी ये किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वर हमारे कितने टाइप के होते हैं, मूल स्वर होते हैं और संधि स्वर होते हैं। मूल स्वर किसको बोलते हैं, यानी जो बिल्कुल बेसिक हो, फंडामेंटल हो, ठीक है, यानी किसी की भी हेल्प से वो ना बने हो, तो वो हमारे कितने हैं, 4 हैं, ए, ई, उ और री। अब संधि स्वर की बात करेंगे। संधि का मतलब क्या होता है, जुड़ना, यानी वो किसी चीज के जुड़ाव से बने हैं, ठीक है। अगर ए में ए आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आ मिलेगा, ठीक है। अगर छोटी ई में छोटी ई को ही जोड़ देंगे तो हमें बड़ी ई मिल जाएगी, और छोटे ऊ में अगर हम छोटा ऊ जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बड़ा ऊ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, हमारा ये हो गया दीर्घ स्वर। संधि स्वर के अगेन दो टाइप है हमारे, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर हमारे हो गए, यानी हमने जो मूल स्वर है उसका थोड़ा सा मतलब उसकी पावर इंक्रीज कर दी, ठीक है, बढ़ा दी उसका समय, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। उसके बाद बात करेंगे संयुक्त स्वर। देखो संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। तो संयुक्त में आप देखेंगे जब अ हमारा ई के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये अ हमारा जब इस ई के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जब ये ए हमारा इस ए के साथ आएगा तो हमारा आई हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बताया हमने, अ ई में जुड़ेगा तो हमारा ए हो जाएगा, और जब अ हमारा इस ए में जुड़ेगा तो हमारा आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ए जब ऊ में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा ओ बन जाएगा, और जब ये अ हमारा इस ओ में जुड़ेगा तो हमारा आउ बन जाएगा। आई होप कि आपको ये सभी क्लियर है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, संधि स्वर। देखो संधि स्वर दोबारा से देखेंगे हम, अ में ई जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ए, और इस अ में फिर ए जोड़ेंगे तो हमारा आई हो जाएगा, और इस अ में ऊ जोड़ेंगे तो हमारा ओ हो जाएगा, और इस अ में ओ जोड़ेंगे तो हमारा आउ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारा है ओष्ठ के आधार पर, यानी होठ के आधार पर हमारे जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं अगेन। वृत्ताकार, यानी कि सर्कुलर शेप बनती है हम जिस स्वर को बोलते हैं। सेकंड हमारा है अवर्ताकार स्वर, यानी कि अ लगने से वो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा या उसका विलोम हो जाएगा, यानी हमारा जो सर्कुलर शेप है वो नहीं बनेगी होठों की। आप इनको बोल के देखेंगे, उ, ओ, औ, ठीक है, सब में क्या हो रहे हैं, यानी एक वृत्ताकार शेप जो है वो बन रही है। अब आप अवृत्ताकार, यानी बाकी के हमारे जो भी स्वर बच गए वो सभी किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप है जिह्वा के आधार पर, ठीक है। जिह्वा के आधार पर देखेंगे हमारी जो भी टंग होती है उसके बेसिकली कितने टाइप होते हैं। मान लो ये हमारी क्या है, टंग है, ठीक है। ये इसका आगे वाला हिस्सा हो जाएगा, ये बीच वाला और ये बिल्कुल लास्ट वाला, ठीक है। तो आगे वाले स्वर में और मध्य स्वर, उसके बाद पश्च स्वर, यानी पीछे वाले, जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो जो हमारी टंग होती है, जो हमारी जीभ होती है, उसका पीछे वाला हिस्सा मूवमेंट करता है। और मध्य स्वर, यानी जब हमारे जो भी स्वर हम बोलते हैं तो हमारा टंग का बीच वाला हिस्सा मूवमेंट करता है। और आगे वाले, यानी जब हम इन स्वर को बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है उसमें आगे वाले हिस्से की मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, आप इसमें मध्य स्वर को याद कर लीजिए कि यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, हमारा अ। उसके बाद हमारे जितने भी देखो ये अ की शेप में कुछ इस टाइप का आ रहा है ना, ऊ जैसे जिसको बोलते हैं। अब जिसमें ये इंक्लूड है ये इसको फॉलो करेंगे, यानी ये पीछे वाले हिस्से में क्या आ जाएंगे, जिसमें भी ये वाली शेप, देखो आ में भी है ये वाली शेप, ऊ में भी है, ऊ में भी है, ठीक है, और ओ में भी है और औ में भी है। तो ये सारे एक जैसे दिखने वाले हमारे फिर पीछे आ जाएंगे, और ये बाकी के जो भी बच गए हमारे स्वर, इसमें क्या आ जाएगा, अग्र स्वर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देखो चीज़ों को कनेक्ट करके अगर हम याद करेंगे
तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक हमारे माइंड में टिकी रहेंगी। इन सभी के एडिशन में अगर आप देखेंगे तो अयोग वाह जो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, ठीक है। अयोग वाह किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारा अनुस्वार हो गया या फिर विसर्ग हो गया, ठीक है। अनुस्वार यानी जिसको हम अंग की बिंदी बोलते हैं, ठीक है, अंग की बिंदी, या फिर हम जैसे संस्कृत के वर्ड के पीछे क्या लगाते हैं, विसर्ग लगाते हैं ना, जैसे छी, ही, हाय, तो उन सब से रिलेटेड यानी कि हमारे ये वाला सिंबल किसका होता है, विसर्ग का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे हमारी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, व्यंजन से रिलेटेड। हमने स्वर को पढ़ा, अगर आप इसको एक बार और रिवाइज करना चाहें तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा था रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड हमारा था ओष्ठ के आधार पर, और थर्ड हमारा था जिह्वा के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर और उत्पत्ति यानी फॉर्मेशन कैसे हुई इनकी, इसके बिहाफ पे अगर आप देखेंगे तो मूल स्वर, संधि स्वर, ठीक है। मूल स्वर जो मतलब फंडामेंटल होते हैं, किस विदाउट किसी की हेल्प के ये बन जाते हैं, यानी ये चार हमारे एक प्राइमरी फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। यानी इनको बनाने में किसी दूसरे स्वर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। बाकी के हमारे संधि स्वर हो जाएंगे। दीर्घ स्वर पढ़ा हमने, संयुक्त स्वर पढ़ा, ठीक है। दीर्घ स्वर में हमारा इनमें यही मिलाने पर क्या बन जाते हैं, दीर्घ स्वर। लेकिन जब इनमें कोई डिफरेंट स्वर हम मिलाते हैं, यानी जैसे अ में ई मिलाया, हमें क्या मिला, ए मिला, और जब अ में ए मिलाया तो हमें आई मिला, और जब अ में उ मिलाया तो हमें क्या मिला, ओ मिला, और अ में ओ मिलाने पर हमें औ मिल गया था, ठीक है। उसके बाद ओष्ठ के आधार पर हमने पढ़ा वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार, यानी बोलने पर जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे जो होठ होते हैं उनमें एक सर्कुलर शेप जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है, यानी वृत्त बन जाता है। तो उसमें क्या आ गया हमारा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। अवृत्ताकार की बात करेंगे तो जो बाकी के स्वर हमारे बच गए वो हमारे अवृत्ताकार हैं। जीवा के आधार पर हमने पढ़ा, जीवा के आधार पर हमने मध्य स्वर को याद कर लिया था अ, और उसके बाद हमारा पीछे क्या आ गया था, यानी जो पीछे वाला हिस्सा होता था उसमें हमारे अ से रिलेटेड यानी एक जैसे दिखने वाले सभी स्वरों को हमने पीछे रखा, और आगे जो हमारे बच गए यानी कि ई, ए, आई, री, ठीक है। तो ये हमारे किसके क्लासिफिकेशन थे, हमारे स्वरों के। अब हम बात करेंगे हमारे व्यंजन से रिलेटेड, यानी कि व्यंजन को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। व्यंजनों का वर्गीकरण, इसको आप कंफ्यूज कर देते हैं ये आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स की हेल्प लेंगे और उसके बाद शायद आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको ये वर्ग याद रखने हैं, जिसको हम कैसे याद रख रहे हैं, क, चट, तप, ठीक है। क, चट, तप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। बाकी के ये जो हमारे व्यंजन है इनको हम बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, देखो इसमें तो स ही आया हुआ है ना, ऊष्म व्यंजन यानी जिसमें स आते हैं सारे और है आता है। तो अब इन सबको याद रखना है हमें। इसमें कितने हैं, एक वर्ग में हमारे 1 2 3 4 5 वर्ण है हमारे, क, ख, ग, घ और अड़, ठीक है। यानी एक में 5 हैं तो ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 25 हमारे कितने हो गए, व्यंजन हो गए। अब इनको अलग अलग जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उस चीज को याद करेंगे। इसके लिए आपको क्या याद रखनी है, एक बाइक का नाम जो कि हमारा KTM, KTM बाइक होता है, ठीक है, 2, यानी कि हमें KTM बाइक 2। तो यहाँ से K से क्या हो जाएगा, कंठ, T से तालु, M से मुर्धा। मुर्धा क्या होता है, बेसिकली जो हमारा मुख होता है उसके जो टंग के ऊपर वाली जो छत होती है उसका आगे वाला हिस्सा कौन सा होता है, मुर्धा होता है, ठीक है। उसके बाद दंत, ओ से हमारा ओष्ठ, और उसके बाद इस K और T को मिला देंगे तो कंठ और तालु, ठीक है। ये यहाँ पर कंठ तालु हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंठ और ओष्ठ, इन दोनों को मिलाओगे तो कंठोष्ठ। आपको ये कॉलम बना लेना है। उसके बाद आपको एक एक करके यहाँ पर क्या रख देना है, अपने वर्ग रख देने जो हमने कचट तप बनाए हैं। यहाँ पर क वर्ग, च, ट, त और प, ठीक है। आपने इन सबको सीरीज में लगा दिया, खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर ये हमारे काम के नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे यहाँ तक के हो गए डिवाइड, यानी कि क, च, ट, त, प,
क्या हो जाएगा ये KTM2 यानी कि दंत और ओष्ठ। अब बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन में क्या हमारे य र ल व, तो एक आगे वाला स्पेस जो आपको खाली छोड़ देना है अंतस्थ में, और य यहाँ से स्टार्ट करना है, कंटिन्यू लिख देना है य र ल और व। देखो ये ल व एक साथ बोलते हैं तो क्या साउंड देते हैं, ये लव की, ठीक है। तो ये व क्या है ना, हम अब ये इसका स्थान कहाँ पर आया है, ओष्ठ वाले में। लेकिन ये जो एक वर्ड है यानी बन के शब्द बन के अर्थ किसके साथ दे रहा है, ल के साथ दे रहा है, और ल क्या है हमारा, दंत है। तो ये व को क्या बना दिया गया है, दंत और ओष्ठ, यानी इसने दोनों का यूज कर लिया, दंत ओष्ठ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा ऊष्म व्यंजन, यानी ये स वाली लाइन, श स और स, ठीक है। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर से एक स्पेस आप खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे श स और स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो है बचा हुआ है वो हमें आगे ना लिख के हम इसको आगे लिख देंगे, ठीक है। अगर आप इस टेबल को एक दो बार बनाते हो तो आपके टिप्स पे ये चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे स्वरों की। तो स्वर हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करने हैं, ए आ, उसके बाद ई और उसके बाद री आएगा हमारा, एक स्पेस छोड़ के हमने ऊ, देखो ये बिल्कुल कंटिन्यू है, ठीक है, ऊ, उसके बाद ए आई और ओ औ, ठीक है। जो हमारा बच गया अ, जो मतलब हमारे विसर्ग और अनुस्वार है, उसको भी हम फर्स्ट कॉलम में ए आ के साथ, ये देखो इन जैसे दिख रहे हैं ना, सिमिलर दिख रहे हैं, तो इनको एक साथ रख देंगे, ठीक है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि किसी भी एग्जाम में हम यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़रूर मिलता है हमें, अगर हमारे पेपर में हिंदी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। व्यंजन हमारे कितने हैं, यानी जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन बोलते हैं। संख्या हमारी 33 है। व्यंजनों का वर्गीकरण हमने किया, तो आपको ये टेबल याद करनी है, यानी क च ट त प, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, क ख ग घ ड़। उसके बाद हमने अंतस्थ व्यंजन देखा, य र ल व। और ऊष्म व्यंजन की पहचान क्या है, जिसमें श आता है, यानी कि श वाले तीनों श और हमारा है, ठीक है। KTM2 कंठ तालु और कंठोष्ठ, यहाँ से क च ट त प। उसके बाद एक स्पेस आपको छोड़ देना है, य र ल व, ठीक है। व क्या है हमारा, ओष्ठ के बॉक्स में आया है, लेकिन ये अर्थ किसके साथ दे रहा है, ल के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, दंत ओष्ठ। उसके बाद हमारा ऊष्म व्यंजन का है, तो श स और स, ठीक है, और है बच गया तो इस है को आगे रख देंगे। उसके बाद हमारे स्वर हैं, जिसमें ए आ हमने कंटिन्यू रखे हैं, ई री एक स्पेस छोड़ के। देखो ये यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रही है ना साउंड, तो हमने एक स्पेस छोड़ दिया, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ए आई ओ औ, और हमारे ये अनुस्वार और विसर्ग बच गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कंपन के आधार पर, यानी अब हमें व्यंजन की क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट हमारा क्या है, कंपन के आधार पर, यानी जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो वाइब्रेशन निकलती है हमारी टंग से, तो उसके बिहाफ पर हम देखेंगे घोष और अघोष। अब देखो यहाँ से आप देखेंगे घोष मतलब क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई चीज अंदर की तरफ साउंड कर रही है, ठीक है, यानी जिसको हरियाणवी में हम क्या बोलते हैं, घूस, यानी बिल्कुल अंदर, ठीक है। उसके बाद अघोष, यानी कि जो बिल्कुल बाहर है, मतलब अंदर नहीं है वो चीजें, ठीक है। उसके बाद हम इसको जो है पीछे वाली टेबल से देखेंगे, तो आप देखेंगे एक बार इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, जो हमारे अघोष है हम उनको याद रखेंगे, ठीक है। यानी हमारा पहला दूसरा वर्ण और हमारे जो श देखो श अघोष का मतलब क्या होता है, श, यानी कि हम इस श वाले टर्म को नहीं लेंगे, लेकिन नहीं लेंगे तो हम तो इसी में रखेंगे, ठीक है। इसीलिए हम याद रखेंगे कि ये मना कर रहा है ना कि अघोष, यानी कि ये श जो है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो यहीं पर है, यानी अघोष में ही हम श वाले टर्म को, यानी तीनों श को हम इसके अंदर रखते हैं। अब इसको आप एक बार पीछे वाली टर्म में देखेंगे, जैसे हमारा कोई भी वर्ग है उसमें पहला और दूसरा जो हमारा व्यंजन होता है, जैसे क ख, ठीक है। ये हमारे जो दो वर्ण है, देखो ये 3 का पेयर है और ये 2 का पेयर है, ठीक है। ये दो हमारे बिल्कुल बाहर हैं, किसी भी वर्ग में जब आप एंट्री करते हो तो ये आगे ही मिलेंगे, और ये अंदर की तरफ है, ठीक है, यानी घूष में बड़े हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारा
च वर्ग, यहाँ पर भी अगर आप एंट्री करोगे तो हमारा च और छ बिल्कुल ही साथ में मतलब आगे ही मिलेगा और ये अंदर की तरफ मिलेंगे। तो ऐसे करके हम याद रखेंगे अघोष यानी जो घोष में नहीं है, जो बिल्कुल अंदर नहीं है, बाहर ही है, तो वो क्या है हमारे पहला दूसरा किसी भी वर्ग का, ये क्या है हमारे वर्ग है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। ठीक है, जैसे हमारा क ख च छ ट ठ त थ प फ। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस जो हमारे श वाले हैं तीनों। ठीक है को नहीं लेंगे हम, है को नहीं लेंगे, तीनों से, ये क्या है हमारे अघोष वर्ण है। अब जो बच गए हमारे, हमें इतने सारों को याद करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमें अघोष का पता है यानी जो घोष में नहीं है, जो अंदर नहीं है, तो हमें उनका पता है, तो हम घोष वालों का तो ऑटोमेटिकली लगा देंगे। बाकी जो भी बच गए हमारे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, और प्लस हमारे जो भी अंत्यस्थ व्यंजन है या फिर कोई भी स्वर है, वो सभी किस में आ जाएंगे, घोष में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, जो हमारा है श्वास वायु के आधार पर, यानी कि हमारे जब हम बोलते हैं उन व्यंजनों को तो सांस कितनी निकलती है। ठीक है, वायु कितनी निकलती है। अल्प प्राण में क्या हो जाएगा, यानी कम हवा निकल रही है बाहर, और महाप्राण में ज्यादा निकल रही है। आप इसको अगर थोड़ा सा देसी स्टाइल में पहचान करना चाहो तो आप क्या पहचान कर सकते हो, यानी जब कोई भी व्यंजन वर्ण बोलने में ज्यादा जोर लग रहा है आपका। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें, अगर क ख ग और घ, ये हमारे कुछ हैं। ठीक है, इसमें आप देखो क को बोलो और ख को बोलो, किस में ज्यादा जोर लग रहा है आपका, तो वो ख में लग रहा है, ग में ज्यादा जोर लग रहा है या घ में ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली घ में ज्यादा जोर लग रहा है। ठीक है, तो जो दूसरा किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो भी हमारा वर्ण होता है वो किस में आ जाएगा, महाप्राण में, यानी उसमें ज्यादा जोर लग रहा है। प्लस जो भी हमारे श हैं, इस बार है और ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर क्या था, है नहीं था, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, यानी ऊष्म व्यंजन। देखो ऊष्म मतलब क्या होता है, ऊष्मा यानी कि ज्यादा हीट मिलना, वहां पर भी ज्यादा चीज मिल रही है ना हमें, कुछ थोड़ा सा मतलब ज्यादा गर्मी लगे जिसमें। ठीक है, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर ये तो याद हो जाएगा महाप्राण में, यानी जिसमें बहुत ज्यादा जोर लग रहा है हमारा दूसरे और चौथे वर्ण में, प्लस जो भी हमारे ऊष्म व्यंजन है वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, महाप्राण में। और जो भी हमारे बच गए इनके अलावा, यानी पहला तीसरा और पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का, प्लस सारे जो भी स्वर हैं हमारे और जो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन है, वो सभी हमारे किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे उच्चारण के आधार पर। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजिंग करते हैं तो अब वो भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन और उसके बाद संघर्ष की व्यंजन। ठीक है, इसके लिए हम दोबारा से पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं जहां पर हमारे सारे जो हमारे व्यंजन है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे क्या है हमारा, सबसे पहला स्पर्शी व्यंजन है, तो स्पर्शी व्यंजन किसको बोलेंगे, देखो ये हमारा क वर्ग है, ये हमारा क वर्ग है। ठीक है, ये हमारा ट वर्ग, त वर्ग, और ये हमारा प वर्ग। 1 2 3 4, इन चारों को हम इंक्लूड करेंगे इनके पांचवें वर्ण के बिना। ठीक है, यानी कि क ख ग घ, उसके बाद ट ठ ड ढ, देखो च नहीं ले रही हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पर हमारा च वाला वर्ग हम छोड़ रहे हैं अभी के लिए, हम पढ़ रहे हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन, तो वहां पर आप देखेंगे किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, क ख ग घ, यहाँ से ट ठ ड ढ, यहाँ से त थ द ध, यहाँ से प फ ब भ, यानी कि हम पंचम वर्ण को नहीं ले रहे हैं और प्लस हम च वर्ग को भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्पर्शी व्यंजन, कौन सा, क वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग के पंचम वर्ण को छोड़ के बाकी सभी वर्ण हमारे क्या हैं, स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, संघर्षी व्यंजन था, तो संघर्षी व्यंजन में हमारे कौन से हैं, जो हमारे ऊष्म व्यंजन है वो किस में आ जाएंगे, संघर्षी व्यंजन में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट कौन सा है,
ये हो गया हमारा संघर्षी व्यंजन। अब बात करते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा च वर्ग, ठीक है, यानी च छ ज झ जो हमने छोड़े थे वो किस में आ जाएंगे, हमारे स्पर्श संघर्षी। देखो ये वाले जो हमारे ये वाले थे 4 वर्ग के हमारे 4 वर्ण, वो सभी किसमें थे, हमारे फर्स्ट वाली कैटेगरी में, यानी कि स्पर्शी व्यंजन। ये हमारे किसमें है, ऊष्म व्यंजन वाले संघर्षी व्यंजन में, ठीक है। और जो हमारा च वर्ग बच गया उसके चारों जो वर्ण है हमारे, वो हमारे स्पर्श संघर्षी, यानी इन दोनों का मिलाना, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हो गया स्पर्शी व्यंजन, यानी कि किसी भी वर्ग के च वर्ग को छोड़ के पहले वाले 4 वर्ण किसमें आ जाएंगे, हमारे स्पर्शी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में श वाली सीरीज आ जाएगी, स्पर्श संघर्षी में हमारा क्या आ जाएगा, च वर्ग के 4 वर्ण जो भी हमारे हैं, ठीक है। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं, जो हमारा पंचम वर्ण होता है किसी भी वर्ग का, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो हमारा अड़ अइया अने जो हमें नाक से बोलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोलेंगे क ख ग घ अड़, देखो बिल्कुल नासिक मतलब हमारे जो नाक है उसकी हेल्प से बोले जा रहे हैं ये, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, नासिक व्यंजन, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने क्या पढ़ा, नासिक व्यंजन हो गया। अब हमारा है पार्श्विक व्यंजन और लुंठित व्यंजन, ठीक है। देखो पार्श्विक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ, लेकिन जो होता है वो दिखता नहीं है ना, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, अब आप देखना, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे ये हमारा ल है, ठीक है, क्या है हमारा ल है, इसको यहीं पर देख लेते हैं हम। जो हमारा पार्श्विक है वो किस में आते, किसको बोलते हैं हम, हमारे ल वर्ण को। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ल। देखो ल आपको कैसा दिख रहा है, सीधा तो नहीं है ना ये, मतलब इसका जो फेस है ये किसकी तरफ है, मतलब नीचे की तरफ है, यानी उल्टा है। तो ये पार्श्विक का मतलब क्या होता है, सीधा, लेकिन हमारा ल क्या है, उल्टा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, पार्श्विक व्यंजन। किसको बोलते हैं, ल को बोलते हैं। और ये हमारा लुंठित व्यंजन, लुंठित किसको बोलते हैं, र को। इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, तो आप देखो यहाँ पर ल लुंठित है, ल इसमें ऑलरेडी है, तो हम ल को लुंठित नहीं बोलते हैं। बेसिकली जो हमेशा क्या होता है ना, जो दिखता है ना वो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लुंठित है तो ल नहीं है, ल को हम लुंठित नहीं बोलते हैं, आप कभी भी ल से ल को कनेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पार्श्विक में देखो र की साउंड आ रही है, तो ये भी र को नहीं बोलते हैं हम। पार्श्विक यानी सीधा, ठीक है, और सीधा हमारा ल नहीं है। उसके बाद लुंठित हमारा किसको बोलते हैं, हम र को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसको बोलते हैं, जो हमारे 2 वर्ड होते हैं ना, ढ ढक्कन जिसके नीचे डोट लगी होती है, और अड़ खाली, ठीक है, इन दो को हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। उसके बाद वत्स व्यंजन किसको बोलते हैं, देखो ये दिखने में कितना सीधा लग रहा है ना, मतलब लग नहीं रहा है। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे हम अच्छे से, अगर इसका नाम लिखें, व त स य और ऊपर रे, कईयों को तो ये बोलना भी नहीं आएगा, क्या होता है ये, वत्सर्य, ठीक है, व्यंजन। देखो ये कितना टफ है, लेकिन इसमें कौन कौन से हमारे व्यंजन आ जाएंगे, स र ल ज और न, यानी सरल जन। लेकिन ये सरल है लिखना, बिल्कुल भी नहीं है, तभी मैंने कहा था ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पार्श्विक में र है, लेकिन र को पार्श्विक नहीं बोलते, हम ल को बोलते हैं। लुंठित में ल है, लेकिन ल को लुंठित नहीं बोलते, हम र को लुंठित बोलते हैं। उत्क्षिप्त में हमारा सिंपल है, जिसके नीचे डोट होती है हमारी, ड ढक्कन और अड़ खाली। उसके बाद वत्स्य अगर हम बोले व्यंजन, देखो कितना टफ है, लेकिन इसमें आते कौन कौन है, स र ल ज न, ठीक है, यानी सरल जन। देखो ये अलग अलग हमारे वर्ण हैं, आप इसको लेट शब्द मत समझ लेना, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसको बोलते हैं हम, जिसके नीचे ये डॉट मिलती है हमें, ठीक है, जैसे अड़े खाली और ढह ढक्कन हमारे किसमें आ जाएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन में। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। देखो संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं, इसके नाम से क्या लग रहा है आपको, संयुक्त यानी जो किसी चीज से मिलके बना हो,
ठीक है, और व्यंजन यानी व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं ये चारों के चारों, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर लिख के देखना चाहेंगे, मतलब अलग अलग इसके कैसे लिखते हैं हम, तो जो अक्षय होता है हमारा वो किसके मेल से बनता है, हमारा क, जो कि हमारा हाफ होता है, प्लस हमारा हो जाता है श, ठीक है। तो इसके मेल से क्या बनता है, हमारा अक्षय। उसके बाद बात करेंगे हम त्रय की। तो त्रय देखो, इसकी जैसे हम इसको बोलते हैं त्रय, तो यहाँ पर क्या आता है हमारा त, जो कि हाफ आएगा हमारा, और साथ में हमारा आ जाएगा रे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है अज्ञे। और इसको अगर आप बोलोगे जैसे संज्ञा, हमारा एक वर्ड है जो कि हमारा चैप्टर भी है आगे, तो इसमें क्या आ जाएगा संज्ञा। इसको हम और क्या भी बोलते हैं, संज्ञा, ठीक है। इसको जय भी बोलते हैं हम, जा, ठीक है। तो इसमें इसी के प्रोनाउंसिएशन में आपको क्या मिलेगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ज, इसका हाफ प्लस हमारा अय्या, जो हमारा पंचम वर्ण है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे श्रेय की। श्रेय हमारा किससे मिलके बना है, श प्लस रे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे व्यंजन्स हैं, और इन्हीं के मेल से क्या बने हैं, हमारे ये वाले व्यंजन बने हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये इन व्यंजनों के मेल से बने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में आप पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी व्यंजन हमारा 2 बार आया हुआ है, ठीक है, यानी रिपीटेशन है। तो जैसे यहाँ पर क की रिपीटेशन है, यहाँ पर च की रिपीटेशन है, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय व्यंजन। उसके बाद हमारा आ जाता है आगत व्यंजन। आगत में देखो, जैसे हमारा ये वाला सिंबल है, ठीक है, यानी कि ये वाला किसी भी वर्ड के ऊपर जैसे आपको ये दिख मिल जाए, जैसे कि हम डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें भी ये क्या है, हमारा आगत व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे काकल्य व्यंजन की। इसमें हमारे क और है आ जाते हैं, काकल्य से क से इसमें इन्वॉल्व है, और एक हमारा है हो जाएगा। उसके बाद वत्स्र व्यंजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, व, तो, स, य, और इसके ऊपर रे, ठीक है। देखो, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जो वत्स्र व्यंजन है, यानी इसको देखने में क्या लग रहा है, ये बहुत टफ लग रहा है, ठीक है, यानी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर व्यंजन क्या आ जाएंगे, सरल जन, स, र, ल, ज और न, ठीक है। ये सारे व्यंजन हमारे किस में आ जाएंगे, वत्स्र व्यंजन इनको बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या हो जाएगा कि देखने में इतना मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसमें व्यंजन कौन से आएंगे, सरल जन, यानी जो बहुत ही सरल हो, बहुत ही आसान हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे वत्स्र व्यंजन। आई होप कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आया है।